नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 27 अप्रैल और शुरू करते हैं 27 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में ऑस्कर प्राइज 2021 यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से किस फिल्म को यहाँ पे मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑस्कर का? तो इसका सही आंसर पे नो मैंस लैंड देखिए। तो जो नोमैन लैंड है मेरे साथियों, नोमैन लैंड, नो मैंस लैंड एक्चुअली नोमैन लैंड है। तो नोमैन लैंड को मिला यहाँ पे देखिए ऑस्कर का यहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड। अगर हम बात करें देखिए तो नोमैन लैंड को मिला पे बेस्ट पिक्चर अवार्ड, यहाँ पे टेनेट को मिला पे देखिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट का, और सोल यहाँ पे सोल को मिला पे देखिए कौन सा बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ये ऑस्कर प्राइज दिया गया है 93rd। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं दिए किसके द्वारा जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के थ्रू। और सबसे पहली बार दिए गए थे यहाँ पे 16 मई 1929 को, आज से लगभग 91 वर्ष पहले। और देखिए इसकी जो सेरेमनी हुई थी मेरे साथ वो 26 अप्रैल को हुई थी, कल हुई थी 5:30 सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली। तो इसको मैंने आज की न्यूज में कवर किया है। और ये देखिए जो नेटवर्क है वो है अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का। आप देख पाएंगे जो ऑस्कर में यहाँ पे जो शील्ड मिलती है, आप यहाँ पे जो इसमें ट्रॉफी मिलने वाली है, इसके जो मेन आर्किटेक्ट है, जो मेन स्क्रिप्टर कह दीजिए जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, आर्किटेक्ट कह सकते हैं, स्क्रिप्टर कैसे, स्क्रिप्टर इज अ गुड नेम, ये ज्यादा से ये सूट करेगा। तो स्क्रिप्टर कौन सा यहाँ पे जॉर्ज स्टैनली। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे जो इसके स्क्रिप्टर है वो कौन है पे, तो आंसर पे क्या मेरे साथ जॉर्ज स्टैनली है। चलिए अब क्वेश्चन बनता है कि किन मूवीज ने सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते हैं। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों, अभी तक के इतिहास में 3 ऐसी मूवीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। द पहली यहाँ पे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, जो 2003 में आई थी, 11 ऑस्कर मिले थे। टाइटैनिक 1997 में थी, 11 ऑस्कर्स थे। और बेनहर यहाँ पे 1959 में थी, यहाँ पे 11 ऑस्कर्स है। अब भारत की जब बात करते हैं तो बहुत से भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर प्राइज दिए गए हैं, देखिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले किसे दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑस्कर मिला मेरे साथियों वो था पे भानु अथैया जी को, देखिए। और भानु अथैया जी को मिला था पे कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फॉर द फिल्म गांधी इन द ईयर 1983। तो पहली भारतीय व्यक्ति, जो पहली भारतीय महिला भी है जिन्होंने ऑस्कर प्राइज को ग्रैब किया था, किस वर्ष में किया था, आंसर है 1983 में। और बहुत सारे यहाँ पे भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिल चुका है। बच्चे देखो, स्टिल आई एम रिकवरिंग फास्ट, ऐसा नहीं है। तो विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स, आपके जो ब्लेसिंग्स आती रहती है मुझे कमेंट्स के अंदर, मैं उनको देखता रहता हूं। लेकिन यही है जो मुझे प्रेरित करता है आपको लगातार वीडियोस देने के लिए। चलिए आपको बता दो मेरे साथ, देखिए इस ऑस्कर की सेरेमनी में द लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए याद किया गया है, ट्रिब्यूट दिया गया था भारत जगत के बहुत ही फेमस यहाँ पे अदाकार थे, यहाँ पे हमारे जो एक्टर थे उनको, इरफान खान जी, उन्हें यहाँ पे याद किया गया और फुल स्क्रीन पर उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है ऑस्कर अकेडमी के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई हाल ही में इनमें से कौन सा देश है जिसने कह दिया कि वो नेट जीरो प्रोडक्शन फोरम में शामिल होने वाला है, अपनी सहमति जारी की है। तो ये सहमति जारी किसने पे, सऊदी अरब ने। देखिए सऊदी अरब की जब मैं बात कर रहा हूं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे देखो, तो सऊदी अरब ने ये कह दिया कि मैं जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 4 नवंबर 2016 को, जिसमें ये कहा गया था हम कार्बन एमिशन को जीरो करने वाले हैं, मिनिमम करने वाले हैं, और यहाँ पे ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस बन रही है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें शामिल होने की बात की है किसने यहाँ पे, यस द राइट आंसर इज सऊदी अरब। तो सऊदी अरब यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है नेट जीरो प्रोड्यूसर्स को, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम को। अभी हाल ही में देखिए किसने ज्वाइन किया पे, कनाडा ने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे यूएसए है, कनाडा है, नॉर्वे है, कतर है। अब यहाँ पे कौन सा शामिल हो गया, यहाँ पे सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। देखिए सऊदी अरब की हम जब बात करते हैं वो इस में शामिल किया गया है, किस लिए खुद शामिल होने वाला, क्यों, ताकि वो यहाँ पे अपने क्षेत्र के अंदर, अपने देश के अंदर होने वाला जो कार्बन एमिशन है उसे कम कर सके। वैसे बता दूं मेरे साथियों, यहाँ पे जो सऊदी अरब है ना, ये वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया जाता है वो सऊदी अरब से ही किया जाता है। सऊदी अरब से किया जाता है। वहां के जो राजा हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, उनका कहना है कि हम यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ाने वाले हैं और 2030 तक हम अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पे जनरेशन होता है यहाँ पे पावर का, उसे 50% तक रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पे, और रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ाएंगे जिससे कार्बन एमिशन मिनिमम हो जाए। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत ही इसमें शामिल होने वाला है। आपसे ये क्वेश्चन मैंने आपके सारे पॉइंट यहाँ पे बता दिए। तो देखिए यहाँ पे नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में इसको शामिल करने की बात की गई है। सऊदी अरब की जब बात करते हैं तो सऊदी रियाल, देखिए ये करेंसी काफी ट्रेंडिंग में है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे 200 जो सऊदी रियाल है उसका जो नोट है वो जारी किया गया इनके सेंट्रल बैंक के द्वारा।
कैपिटल यहाँ पे रियाद है, और सऊदी अरेबिया यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कंट्री है। तो वैसे मैं बता दूं, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया ये बहुत बड़ा पेनिनसुलर है जिसे बोलते हैं प्रायद्वीप। आपको बता दूं मेरे साथियों कि अरब सागर का जो नाम है ना, जो अरेबियन सी है, वो इसी के नाम पे रखा हुआ है। बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं कहूंगा। यहाँ पे देखिए इन द मिडल ऑफ 13th एंड 14th सेंचुरी यहाँ पे भारत के आसपास के क्षेत्र में अरब व्यापारियों का जो व्यापार था भारत के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और यहाँ पे अरब व्यापारियों के ज्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण इस क्षेत्र का जो नाम पड़ गया वो पड़ गया पे अरेबियन सी। तो अरेबियन सी एक्चुअल में एक नाम पड़ा है पेनिनसुलर के नाम पर, जिसका नाम है सऊदी अरब। तो ये सऊदी अरब देखिए पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है, एक लैंडमास होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ, यहाँ पे पर्शिया, यहाँ पे देखिए पारस की पारसी खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे रेड सी है, और ये अरेबियन सी है। तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है कौन सा पे, सऊदी अरेबिया। बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, पेनिनसुलर भी है। चलिए भाई सर, अच्छा मक्का मदीना कहां पर है, याद कर लीजिएगा। तो मक्का मदीना कहां पे देखिए साथी, यहीं पर है सऊदी अरेबिया में। तो जो हज की यात्रा होती है वो यहीं पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे शुरू हुआ, ये क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में किसके द्वारा यहाँ पे लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस ये शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया पे इंडियन आर्मी के द्वारा। यस, इंडियन आर्मी के द्वारा। देखिए तो यहाँ पे 26 अप्रैल को इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे टैलेंट को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, और जो लद्दाखी स्टूडेंट्स हैं उनमें से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे छटनी करने के लिए, और उनकी आगे की शिक्षा बहुत अच्छी हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, जिसका नाम है लद्दाख इग्निटेड माइंड्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड द वेलनेस। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ना, ये इंडियन आर्मी और यहाँ पे 2-3 संस्था हैं जिनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। तो किस किस के बीच में हुआ देखिए, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नीडो। तो उन्होंने क्या किया है, इंडियन आर्मी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसके अंदर वो लद्दाख के स्टूडेंट्स के टैलेंट को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा ताकि उनका चौतरफा विकास हो सके, यहाँ पे चतुष्कोणीय विकास हो सके, और यहाँ पे वो अपने टैलेंट का ज्यादा इस्तेमाल कर सके। देखिए इस उपलक्ष्य में जो लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पे जामयांग सेरिंग, यहाँ पे नामग्याल, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिन्होंने कहा है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ना, ये मोदी जी के विजन है ना, जो आत्मनिर्भर भारत और यहाँ पे वोकल फॉर लोकल, इसको बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख, वैसे मैं बताऊं मेरे साथियों, लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराना जो यहाँ पे सिल्क रूट था ना हमारा, जिसे बोलते हैं रेशम मार्ग, उसका रास्ता लद्दाख के थ्रू ही होकर जाता है। लद्दाख देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एरिया माना गया है जहां पे बहुत ज्यादा भंडार है किसके, यहाँ पे यूरेनियम के। भविष्य में हो सकता है कि हम यूरेनियम को बहुत ज्यादा मजा प्राप्त कर सके। लद्दाख में ही काराकोरम है, लद्दाख के जांस्कर, ये पहाड़ियां है, और ये पहाड़ियां देखिए इंडिया के स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो सीमा मिल रही है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के लिए, तो हो सकता है कि भविष्य में जो व्यापार हो, जो यहाँ पे ट्रेड हो, वो इसी रास्ते से हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सियाचिन जो विश्व का सबसे ऊंचा वॉरफेयर सेंटर भी है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर युद्ध लड़ा जाने वाला क्षेत्र भी है, वो इसी एरिया में पड़ता है। तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर देखिए अभी यहाँ पे तिब्बतन विवाद के बाद यहाँ पे चाइना ने, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि लद्दाख के मैटर को बढ़ावा जाए, लेकिन मैं गर्व करता हूं भारतीय सेना पर कि वो डटे रहे और यहाँ पे इनको पीछे हटा दिया। मैं हमेशा कहूंगा अगर भारत की सेना है ना, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हैट्स ऑफ टू द आर्मी। चलो तो देखिए हम जब बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, तो जनरल एम नरवणे जी यहाँ पे अभी चीफ हैं, और यहाँ पे इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए लद्दाख पहले यहाँ पे देखिए कोई ज्यादा फेमस नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि 30 अक्टूबर तो 30 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर को यहाँ पे सेपरेट किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 2 जिले हैं, एक है लेह और दूसरा पे कौन सा है, कारगिल। अच्छा लेह यहाँ पे किस नदी किनारे बसा है मेरे साथियों, तो याद कर लीजिए यहाँ पे कौन सी नदी, यहाँ पे इंडस नदी है, और ये लद्दाख और जास्कर माउंटेन्स के बीच में है, लद्दाख और जास्कर माउंटेन्स के बीच में है। आपसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में खबरों में रहा है कौन सा, हिफाजत है इस्लाम, ये किस देश से संबंधित है। मैं बता देता हूं जरा आपको, यहाँ पे सारी की बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी 15 महीने के पैंडेमिक के बाद किसी देश की विदेश यात्रा पे गए थे। तो जब वो यहाँ पे यात्रा पे गए हैं, तो वहां पे देखिए कुछ ग्रुप्स हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया, और विरोध के कारण में क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन शुरू किए, यहाँ पे आगजनी की थी।
तो जो लोकल ग्रुप है ना मेरे साथी, वो कौन सा पे, हिफाजत इस्लाम है। तो देखिए हुआ क्या कि जैसे ही मोदी जी वहां पे गए थे तो बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और यहाँ पे इसके विरुद्ध में जो लोकल पार्टीज थी, जो लोकल ग्रुप्स थी, वो यहाँ पे इसको विरोध करने लगी। तो भी हुआ क्या है कि यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हिफाजत इस्लाम की यहाँ पे बहुत बड़ी कमिटी है, और उन कमिटी के यहाँ पे 249 मेंबर्स ने यहाँ पे डिसलॉट कर दिया है, अपने आप को इस्तीफा दे दिया है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पे तानाशाही चल रही है और ये हम पे बैन लगा रहे हैं। देखिए जब यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं यहाँ पे 26 मार्च के बाद में, तो बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, और यहाँ पे बांग्लादेश की सरकार अब इनमें प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुकी है। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि इनके समर्थन में बहुत सारे वर्ल्ड के जो लोकल लोकल यहाँ पे ग्रुप्स हैं वो सामने आ चुके हैं, और इसलिए काफी चर्चा में रहा है। इसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस पड़ता है भारत के क्षेत्र में भी। यस, तो भारत में खासकर हम जब बात करते हैं तो जो सदर्न पार्ट्स हमारे, खासकर देखिए जो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, तो यहाँ पे जो मुस्लिम एक्टिविटीज होती रहती है उन पे काफी इंफ्लुएंस पड़ता है। साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर भी इनके कुछ लीडर्स का जो इंफ्लुएंस है बहुत ज्यादा है। तो ये भारत के लिए भी थोड़ा कंसर्न वाला इलाका है। अगर वहां पे कंडीशंस बिगड़ती हैं तो माइट भी इंडिया के अंदर कुछ केसेस है जो सामने आ सकते हैं, इसके इंपैक्ट सामने आ सकते हैं। तो ये थोड़ा चर्चा का विषय है। आपको हो सकता है कि भविष्य में आपको 3 या 4 दिन बाद, हो सकता है 10-15 दिन के बाद, ये काफी ज्यादा न्यूज में सुनने को मिल जाएगा। इसे मैंने कवर कर लिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए, तो बांग्लादेश की देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखिए बच्चे 1 मिनट पिएगा थोड़ा सा। चलिए, देखो तबीयत तो मेरी बिल्कुल सही नहीं है, स्टिल आई एम मेकिंग क्लासेस, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। जाने तो जहान है, आप लोग की दुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, हाँ, मैं बांग्लादेश पे था। तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी, और यहाँ पे जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं वो है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं, द फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश। और यहाँ पे उनके राष्ट्रपिता भी हैं, जैसे महात्मा गांधी भारत के हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में भारतीय महिलाओं ने यहाँ पे तीरंदाजी टीम ने, जो भारतीय महिला तीरंदाजी टीम है, जो आखिरी टीम है, इसने यहाँ पे विश्व कप स्पर्धा में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप इवेंट्स में गोल्ड मेडल को ग्रैब किया है। तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है वो किस देश में चल रही थी मेरे साथियों? तो ये चल रही थी ग्वाटेमाला में। यस, दो ग्वाटेमाला इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें यस, ग्वाटेमाला इज द राइट आंसर। देखो, तो यहाँ पे इंडियन वुमेन्स ने क्या किया है, यहाँ पे पूरी का पूरा देखिए गोल्ड मेडल ग्रैब किया यहाँ पे आर्चरी वर्ल्ड कप में, जिसमें दीपिका कुमारी है, अंकिता भगत है और कुमारिका बारी है। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे ग्वाटामेला में जो यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें गोल्ड मेडल को ग्रैब किया। और साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे साथियों कि अतानु दास और अंकिता भगत, इन्होंने दोबारा से अतानु दास और अंकिता भगत ने यहाँ पे ग्रैब किया है ब्रॉन्ज मेडल को अगेंस्ट यूएसए। अब ये ग्वाटेमाला देखिए एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो मैक्सिको के साउथ में है, ग्वाटेमाला सिटीज की कैपिटल है। आपने याद किया होगा, देखिए इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं पड़ी थी, तो मेरे ख्याल से मैं गारंटी से माया सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि माया कैलेंडर। देखिए अभी एक मूवी भी आई थी यहाँ पे 2012, और 2012 देखिए एक क्लाइमेटिक कंडीशंस के डिजास्टर पे बनी मूवी थी, जिसमें ये कहना था लोगों का कि 2012 में हमारी जो पृथ्वी वो खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे थे कि जो माया कैलेंडर था, जो माया जो सिविलाइजेशन थी, उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पृथ्वी का अंत होने वाला था 2012 में, जिसपे बहुत सारी मूवीज बनी थी, और हॉलीवुड की तो बहुत ही फेमस मूवी भी है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्वाटेमाला है ना, ये पुराने जमाने में यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो माया सिविलाइजेशन थी उसका कोर एरिया माना गया था, और बहुत सारे प्रमाण हैं जो ग्वाटेमाला से प्राप्त किए गए थे माया सिविलाइजेशन के। तो माया सिविलाइजेशन अपने समय के विकसित सभ्यताओं में से एक रही थी, जिसके बारे में हम कभी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। देखिए वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूं अभी वाईफाई स्टडीज पर। जल्दी अगर आप लोग यहाँ पे डिमांड करेंगे तो यहाँ पे भी क्लासेस को शुरू किया जाएगा, और जैसे मैं सही होता हूँ आपके बायोलॉजी के जो रेगुलर सेशन है वो आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो अर्जुन मुंडा जी यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। 8 अगस्त 1973 को स्थापित किया गया था। और ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे देखिए कहां पर है, न्यू दिल्ली में। छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए वैसे बताऊं कि भारत ने ना बॉक्सिंग के अंदर भी कमाल की है। अभी यहाँ पे वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडियन वुमेन्स ने यहाँ पे बहुत सारे 7 गोल्ड मेडल्स को ग्रैब किया था, और एक कहां भी हुआ था, वहां पे पोलैंड में हुआ था। ये आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 26 अप्रैल को इनमें से किस भारतीय गणितज्ञ, किस भारतीय मैथमेटिशियन की
जो डेथ एनिवर्सरी है, जो पुण्यतिथि है, वो सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन ये लेता नहीं, लेकिन मैथमेटिशियन है, बहुत ही फेमस रहे मेरे साथियों, जिनका नाम है यहाँ पे क्या, श्रीनिवासन रामानुजम। यस, तो आंसर से यहाँ पे क्या देखिए, श्रीनिवास रामानुजम इज द राइट आंसर। आपको बता दो मेरे साथियों कि भारत के सबसे युवा मैथमेटिशियन और अपने अपने ज्ञान से विश्व के अंदर लोहा मनवाने वाले मैथमेटिशियन रहे हैं पे कौन से, श्रीनिवासन रामानुजम। मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। तो 22 दिसंबर को देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे। याद कर लीजिए मेरे साथियों कि 22 दिसंबर को ही इनकी याद में मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। और इनका जो देहांत हुआ था मेरे साथियों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। अब देखिए आपको बता दूं कि एक थ्योरी बहुत अच्छी इनकी, इन्होंने एक नंबर बताया था 1729, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। ये सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जिसके सम को यहाँ पे दो क्यूब्स के दो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये बात तुम्हारे बिल्कुल दिमाग के ऊपर से चली गई है। मैं आपको जरा एग्जांपल से बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे 10 and 9, देखो तो यहाँ पे क्या बोलना है, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू क्यूब्स इन द टू डिफरेंट वेव्स। तो अगर मैं 10 का क्यूब करता हूं और यहाँ पे 9 का क्यूब करूं तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या आने वाला है। तो 10 का क्यूब होता है यहाँ पे 1000 और 9 का क्या होता है बेटा यहाँ पे 729, जोड़ोगे तो नंबर क्या था यहाँ पे 1729। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो एक नंबर लेता हूं यहाँ पे कौन सा, 12 and 1। देखो दो नंबर्स लिए मैंने, तो पहला नंबर यहाँ पे कौन सा 10 and 9, ये यूनिवर्सल नंबर है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा 12 and 1 है। 12 का देखिए हम जब क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब और यहाँ पे 1 का क्यूब, 12 का जब क्यूब करेंगे तो आंसर यहाँ पे 1728 और यहाँ पे 1 है तो इसका भी देखिए आंसर क्या नंबर है 1729। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ द टू क्यूब्स इन द टू डिफरेंट वेज। और देखिए इस नंबर के बाद, डिस्कवरी के बाद, यहाँ पे जो मैथमेटिशियंस थे उनके सोचने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा बदल गया था। वैसे बता दो मेरे साथियों, ये एक ऐसे वैज्ञानिक माने गए हैं, ऐसे मैथमेटिशियन माने गए हैं जिन्होंने पाई की वैल्यूज को गणना करने के लिए शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मुलेस डिस्कवर किए थे। लेकिन इनका जो देहांत था वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो गया था और इनकी किताब के अंदर वो फॉर्मुलेस थे लेकिन कोई व्यक्ति उन फॉर्मुलेस को समझ नहीं पाया। लेकिन बाद में देखिए घटना घटित ऐसी हुई कि इनकी जो किताबें थी वो चोरी कर ली गई थी, वो कहीं गुम हो गई। वरना अगर आज भी इन किताबों को मिल जाए तो बहुत सारे मैथमेटिशियन के यहाँ पे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट है जो और ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। वैसे हमने हीरा तो खोया है। चलिए आपको बताऊं, देखिए भारतीयों की जब मैं बात करता हूं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का कारण लगता है ये, हम लोग कभी टैलेंट को पहचान नहीं पाए। किसी ने सही कहा ना कि हर चीज की कदर होती है मिलने से पहले, खोने के बाद। तो बता दो मेरे साथियों कि ब्रिटिशर्स ने और यहाँ पे हॉलीवुड ने इनको टैलेंट को पहचाना है और यहाँ पे इनके ऊपर बहुत ही फेमस मूवी बनी है हॉलीवुड में, आप देखिएगा अभी टाइम निकाल के। उसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। ये बहुत अच्छी मूवी है जिसमें देखिए यहाँ पे शायद पटेल, क्या नाम इनका मुझे याद नहीं है, इनका नाम अभी देव पटेल, यस, इन्होंने इनका किरदार निभाया है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि दंतक, जो दंतक परियोजना है ये किन दो देशों के बीच का प्रोजेक्ट है? तो मेरे साथियों जो दंतक प्रोजेक्ट है ये है इंडिया और भूटान के बीच में। यस, तो इंडिया भूटान के बीच में ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के आज यहाँ पे 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया और यहाँ पे भूटान के बीच में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट माना गया है। देखिए हुआ क्या था, 1961 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो यहाँ पे भूटान की यात्रा पे थे और उस समय भूटान काफी गरीबी देशों में से एक हुआ करता था। तो भूटान के अंदर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया और जिसमें भारत की जो BRO है जिसे बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके सहयोग से वहां के क्षेत्र में बहुत सारी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे ब्रिजेस को यहाँ पे निर्माण किया गया। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भूटान आज भी ऐसे देशों में शामिल है जो अपने रिलीजियस वे में काफी जीना पसंद करता है। उनकी कल्चरल हैबिट बहुत ज्यादा है, वो इतने ज्यादा आधुनिक नहीं हुए हैं। ठीक है, आज से कुछ साल पहले तो वहां पे सिनेमा घर भी नहीं हुआ करता था। तो भूटान देखिए आज भी ऐसे देशों में शामिल है जो में कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिलीज बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है और हैप्पीनेस इंडेक्स में तो ये भारत से बहुत ज्यादा आगे है। भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके संबंध के यहाँ पे 60 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ पे भूटान की जब बात करते हैं तो थिम्पू कैपिटल है, भूटानिस यहाँ पे मुलुकटम यहाँ पे करेंसी है। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे किंग है, यहाँ पे अभी राजा का शासन चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट के अंदर। वैसे बता दूं मेरे साथ, देखिए भूटान की जब बात करते हैं तो भूटान के अंदर प्लेटू एरिया पड़ता है जिसका नाम है दोकलाम
और यहाँ पे आप जानते हैं कि आज से लगभग आज से लगभग 4 या 5 साल पहले चाइना ने डोकलाम पे कब्जा करने की कोशिश की थी, और चाइना ये चाहता था कि डोकलाम के थ्रू वो चिकन नेक को यहाँ पे कैप्चर कर ले, और चिकन नेक अगर कैप्चर में आ गया तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो इंडिया के कब्जे से हट जाएगा। लेकिन डोकलाम पे हमने विजय पाई थी, फिर लद्दाख पे उन्होंने कब्जे करने की कोशिश की थी, लद्दाख पे हमने विजय पाई, फिर गलवान घाटी आया मेरे साथियों, गलवान घाटी का भी जो रेजोल्यूशन है वो सुलझा लिया गया। तो इट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर जंगल में भीषण आग लगी है? तो ये लगी कहां पे? देखिए मिजोरम के अंदर। यस, तो मिजोरम के अंदर देखिए यहाँ पे भीषण आग लगी है जंगलों के अंदर। ये वैसे क्वेश्चन देखिए बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दो कि पता होना चाहिए कि मिजोरम कहाँ पे था। यहाँ पे देखिए आपको बता दो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कौन सा पे MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये हेलीकॉप्टर्स देखिए हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ने में सक्षम है। साथ ही साथ में जो टेरेन एरिया होता है, जो यहाँ पे ऐसा टेरेन एरिया है जहाँ पे देखिए ज्यादा मात्रा में ऊबड़ खाबड़ जमीन हो और जहाँ पे फ्लैटेड कर्व नहीं होते, वहां पे भी बड़ी आसानी से उड़ान भर लेता है। तो आपसे एग्जामिनेशन माइट भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स है ना, ये डिप्लॉय किए गए हैं भारत के अंदर, और यहाँ पे इन्हें यहाँ पे डिप्लॉय किया गया फ्रांस के थ्रू में। तो एग्जामिनेशन में माइट भी ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। चलो, तो ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने बता दिया। तो मणिपुर की हम बात करते हैं, मिजोरम की। यस, तो मिजोरम में आग लगी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड यहाँ पे विकसित की गई है? तो मेरे साथियों, ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है डेवलप की गई यहाँ पे DRDO के द्वारा। देखिए, तो DRDO ने यहाँ पे डेवलप की यहाँ पे एरो इंजन के लिए एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है क्रिटिकल क्रिस्टल ब्लेड। देखिए, जो यहाँ पे इनके इंजन्स होते हैं, तो इंजन्स में प्रोपल्शन के लिए यहाँ पे हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लेड्स में होता क्या था कि ब्लेड्स यहाँ पे पहले बहुत मोटी होती थी, काफी बड़ी होती थी, जिससे इंजन का जो वेट है काफी बढ़ जाता था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि DRDO ने एक निकल बेस्ड सुपर अलॉय बनाया है, जिसके अंदर इसको यहाँ पे यूज किया गया है। इससे फायदा ये हुआ है कि एक तो उनकी जो ब्लेड्स का साइज है बहुत छोटा हो गया, इनकी फ्रेम सेकंड रेट काफी बढ़ गई है, टर्बाइन स्पीड काफी बढ़ गई है, और प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हाई हो गया, जिससे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लड़ने वाला बर्नौली इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मेरे साथियों, DRDO ने यहाँ पे ये जो नया सिस्टम है उसे यहाँ पे डिस्कवर किया है DRDO के द्वारा। तो डेट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके यहाँ पे यहाँ पे सतीश रेड्डी जी यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अभी चीफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है। अभी हाल ही में एक विदेशी क्रिकेटर है जिन्होंने $50,000 PM केयर फंड में दान दिए हैं। उनका नाम क्या पे? उनका नाम यहाँ पे देखिए पैट कमिंस। तो ये देखिए एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड बॉलर है पैट कमिंस, जो KKR टीम में है, और इन्होंने अभी यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई को यहाँ पे और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 50,000 जो डॉलर्स हैं वो यहाँ पे इनामी राशि दान कर दी है। तो देखिए जब हम बात करेंगे तो ये है देखिए पैट्रिक्स कमिंस, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जो भी IPL में खेल रहे हैं। वैसे IPL में मजा ही लग है। अभी यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड टूटा है, तो यहाँ पे सर रविंद्र जडेजा, तो इन्होंने देखिए एक ओवर में 37 रन मारे हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है IPL के अंदर, ठीक है। चलो, तो बच्चे ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है देखिए कि यहाँ पे आपको ये जो फाइल है ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो PDF फाइल आपको डाउनलोड मिल सकती है कहाँ से? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। यस, अनअकैडमी ने मुझे पर्सनल टेलीग्राम चैनल दिया है, जिसके अंदर आपको मैं सीधे की सीधे सारी की सारी PDF फाइल को शेयर कर सकता हूँ। उसका नाम है यहाँ पे हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। बाय द सेम नेम यू कैन फाइंड मी इन द टेलीग्राम विद द सेम टी-शर्ट, ठीक है। मेरी फोटो यहाँ पे लगी हुई है विद द सेम टी-शर्ट। आप यहाँ पे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। इसके फायदे क्या है? देखिए, मेरी और भी क्लासेस चल रही है, वाईफाई पे क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं बायोलॉजी और यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुका हूँ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वनडे एग्जामिनेशन, तो आपको वो क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली हैं, और यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअली मैं आपको सारी क्लासेस दे रहा हूँ। और जल्दी ही आपकी डिमांड पर, आप लोगों की डिमांड पर, एज पर यू कमेंट सेक्शन, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस है जो बायोलॉजी की शुरू की जाएंगी। मैं आपके 2 क्लासेस दे चुका था, लेकिन आपके इतना रिस्पांस इतना मिला नहीं मुझे भी मेरे साथियों। तो ये बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बहुत यूनिक कंटेंट है मेरे साथियों आपको, तो आप उसको देखिएगा, बहुत पसंद आने वाला आप लोगों को। तो ये सब बातें हैं। एंड इफ यू वांट टू क्रैक SSC एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी, तो इसके लिए अभी के भी यहाँ पर डाउनलोड कीजिए अकेडमी का लर्निंग ऐप। एंड इफ यू वांट टू हैव सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे यूज कीजिएगा मेरा कोड, दैट इज STSIR10। If you use this code, definitely you will get the 10% off, और आपको यहाँ पे पैसे बचाइए, सिंपल सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि देखिए एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी हो जाती है यहाँ पे अनअकैडमी के बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ में। आपका समय, आपका पैसा, हर कुछ बचता है। देखिए, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा समय है,
क्योंकि समय बीतने के बाद भी आपको वो समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप पैसे से ही सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन समय नहीं खरीद सकते। तो इन सब बातों से मेरे साथियों मैं लेता हूं विदा। हम कल मिलेंगे 28 तारीख के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स पे। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।